मेरे पास एक लिस्ट आ रखी है। लिस्ट क्या है? उस लिस्ट में नॉर्मली बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और कई सारे स्टूडेंट उस लिस्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों में गलती करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो सुधार लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें बता रखा है पीपीसी और आईसी कर्व। देखिए होता क्या है, पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और एक होता है आईसी कर्व जिसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, तटस्थता वक्र। अब होता क्या है, नॉर्मली बता दूं, ये जो पीपीसी कर्व है ये दिखाता है किसको? प्रोडक्शन को। और वहीं पर जो आईसी कर्व है वो दिखाता है हमारे किसको? कंजम्पशन को। और अगर इनके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कॉनकेव, ठीक है। और अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर याद रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है, वाई पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड ऐसा गिरता हुआ क्यों होता है, ठीक है। उसके कारण कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं। देखिए एक तो होता है और लेफ्ट से राइट हो रहा है, लेकिन ये ऐसा उठा हुआ क्यों है, ठीक है। ये कॉनकेव क्यों होता है और ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? तो आपको बता दूं, यहां पर जो हमारी एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या विच इज ऑल्सो नोन एज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके इंक्रीज होने की वजह से होता है कि अगर हम एक कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी है, इनका जो एमओसी निकालते हैं, उनका एमओसी मतलब सेक्रीफाइस यूनिट डिवाइड बाय गेनिंग यूनिट, वो बढ़ता हुआ आता है। मतलब पहले 10, फिर 20, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, फिर 30, ये 10 ही रहेगा, फिर 40, तो ये बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा होगा। वहीं इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये गिर रहा है ऐसे। उसका कारण क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ पहले 40 होगी, फिर 30 होगी, फिर 20, फिर 10। एग्जाम्पल और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स होता क्यों है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, अलग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए हम 3 कंडीशन से निकाल सकते हैं। पहले तो यूटिलिटी अप्रोच से और एक इंडिफरेंस कर्व से। तो आपको बताना होगा, अगर यूटिलिटी अप्रोच है तो आपको वहाँ की कंडीशन देनी पड़ेगी, एक वस्तु के संदर्भ में या 2 कमोडिटी केस है तो उसकी शर्तें क्या होती हैं। शर्तें अगर मैं इन शॉर्ट लिखूँ तो देखिए, यूटिलिटी वाले के अंदर जिसमें अप्रोचेज है, एक तो है 1 कमोडिटी वाला, एक वस्तु के संदर्भ में भोक्ता संतुलन। तो उसकी जो शर्त है वो है MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। ये एक वस्तु वाली क्या है, शर्त है, कंडीशन है। और अगर 2 कमोडिटी वाली आ रही है तो उसकी जो है वो है MUX डिवाइड बाय PX बराबर होना चाहिए MUY डिवाइड बाय PY। ये हमारा कौन सा है, 2 कमोडिटी केस वाला। और एक और चीज़ है आईसी कर्व वाला। आईसी कर्व वाले में जो फॉर्मूला होता है किसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करने का कंडीशन, वो होता है MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो अगर आपका आईसी कर्व से आ रहा है तो आपको ये शर्त समझानी पड़ेगी, और अगर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ रहा है यूटिलिटी अप्रोच से तो आपको ये 2 शर्तें समझानी पड़ेगी अलग अलग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आईसी कर्व की जो कंडीशन है, या कह लीजिए शर्तें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप ध्यान रखिए। 5 प्रॉपर्टी है यहाँ पर। आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आईसी कर्व MRS को शो करता है, MRT जो भी आप संबोलते होंगे उसे। और उसके बाद आईसी कर्व 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, 2 आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में कहते हैं मांग में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज आते हैं, तो आपको बता दूं, जिसमें क्वांटिटी वर्ड आता है मतलब मात्रा वाला, मांग में परिवर्तन, और एक मांग की मात्रा वाले में परिवर्तन आता है कीमत की वजह से। जिसमें चेंज इन क्वांटिटी होता है उसमें परिवर्तन आता है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और जो अदर फैक्टर है डिमांड के, उसमें या सप्लाई के, अगर अदर फैक्टर की वजह से आता है एक्सेप्ट प्राइस, तो उसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। ऐसे सप्लाई पे भी ये पूरा फॉलो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तित अनुपात का नियम। देखिए परिवर्तित अनुपात का नियम जो है वो एक रिलेशन से शो किया जाता है, एक होता है टीपी और एमपी के रिलेशन से।
तो आप ध्यान रखें जब आप टीपी और एमपी का रिलेशन बना रहे हैं तो प्रॉपरली इसका डायग्राम बनाएं। साथ ही साथ डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव वाली, ठीक है। तो वो आप तीनों को स्टेजेस को भी आप प्रॉपरली शो कर दें किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न कर देते हैं या कह लीजिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कौन सा टॉपिक है, वो है संतुलन कीमत, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। कई बार डायग्राम बनाने को आता है तो स्टूडेंट समझ नहीं आता उन्हें किस टॉपिक से रिलेटेड है। आपको बता दूं, जहां पर वो पूछेगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो लास्ट वाला चैप्टर होता है जहां पर आपको एक तरह से सरकार की तरह रोल प्ले करना होता है और बताना होता है कि संतुलन कीमत पर उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मांग पर, तो आप ध्यान रखिए वो मांग चैप्टर से आ रहा है, पूर्ति चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। जब संतुलन कीमत के बारे में पूछेगा तब आपको उसको लास्ट चैप्टर की तरह समझना है, अदरवाइज डायग्राम किसके थ्रू, पूर्ति या मांग के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारे माइक्रो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेशनल इनकम को लेकर। तो देखिए नेशनल इनकम में जो क्या है, आपको पहले पता है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना ही आना है, वो समझ लीजिए। दूसरी चीज़ 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए जो आपको ये बता दें कि कौन कौन सी आइटम राष्ट्रीय आय में जुड़ते हैं, नेशनल इनकम में जुड़ते हैं और कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए एक स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, अब ये कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, मतलब मध्यवर्ती है या अंतिम, या कई बार ये पूछ लेता है ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, ये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। तो इन चीज़ों के कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। साथ ही साथ 3 टाइप के न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट मेथड। तो उसको भी रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। साथ ही साथ तीनों मेथड के प्रिकॉशन, सावधानियाँ जरूर पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि कंज्यूमर, एक तो होता है उपभोग फलन और एक होता है बचत फलन। उपभोग फलन मतलब क्या होता है नॉर्मली कि सी और वाई के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। और एक होता है सेविंग फंक्शन, एक तो था कंजम्पशन फंक्शन बता दिया सी एंड वाई के बीच रिलेशन, और एक होता है सेविंग फंक्शन जो बताता है एस और वाई के बीच रिलेशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और समझिएगा उसमें क्या क्या रिलेशन भी हैं, ठीक है। एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, ये इसके रिलेशन भी हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से आ सकता है क्या, गुणक की प्रक्रिया, मतलब मल्टीप्लायर की प्रक्रिया, उसको जरूर समझिए। और साथ ही साथ इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए जिसमें आप एमपीसी को अगर 0.5 लेंगे तो आपकी सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इससे एक पिछला चैप्टर है बैंकिंग, बैंकिंग में रह जाता है साख निर्माण, वो भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन की तरह है जहाँ पर आपको एक इमेजिनरी टेबल लेकर, जहाँ पे आपको आरआर कितना रखना है, रिजर्व रेशियो कितना रखना है, उस हिसाब से साख निर्माण कितना होगा, क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, उस बात का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है कि किसी भी डायग्राम के ऊपर ज़्यादा लाइन ना फिराए। ज़्यादा लाइन का मतलब है क्या, डबल लाइन ना फिराए, सिंगल प्रॉपर एक बार में डायग्राम, और डायग्राम वहीं बनाएं जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि डायग्राम के बनना जरूरी है, यहाँ पे डिमांड है क्वेश्चन की, वहीं पर डायग्राम को यूज़ किए। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें कॉमनली स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक करते, तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं बताऊंगा कि अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम अटैम्प्ट करना है तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, मतलब कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन कम आ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।